नाम में न लेकर के पंडाल में बैठे मेरे समाज के भाई बहन, आप लोगों ने आज सातपुड़ा में हमको सेकंड टाइम बुलाया, दूसरी बार बुलाया। पहले हम लोग रात में आए थे और अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ ने हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे। साथ ही हमारे कवाट के भाई हम लोगों को यहाँ लेके आए। छोटा उदयपुर के भाइयों ने हमको खाना खिलाया हमारे साथ में, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं अकेले नहीं जाते, तो इस इलाके में आते हैं तो हमारे दाहोद के भाइयों को हम लेके आते हैं। जैसा कि अजय भाई ने बताया और उससे पहले एडवोकेट अभिजीत जी भी बता रहे थे, हमारे समाज के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समाधान क्या है इस पर हम लोग कम बात करते हैं। ये कई बार मैं कह चुका हूं और मेरा सोचने का नजरिया, समस्या तो है लेकिन समाधान क्या है इस पर ज्यादा मेरा सोचने का नजरिया है। और समस्या है तो क्यों है, उसका कोई न कोई कारण होता है। ये हम लोग बार बार आपके बीच में रखते हैं। आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनको आप सुनेंगे तो उसमें समस्या का कम बखान मिलेगा, समस्या समाधान कैसे हो उसके बारे में ज्यादा बातें मिलेगी, समस्या के कारणों के बारे में ज्यादा बातें मिलेगी, और हम हमारे समाज को किस तरीके से स्वाभिमानी बनाए, आत्मविश्वासी बनाए, संघर्षशील बनाए और लोकतंत्र के अनुरूप हमारे समाज की एकता कैसे कायम करें, उस पर बहुत ज्यादा जानकारी हम लोग हमारे इलाके में देते रहते हैं। और इससे हमारे लोग, हमारे भाई बहन प्रभावित होते हैं और हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आमंत्रित करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी भाइयों का हम लोग अभिवादन करते हैं और आप लोगों ने हमको यहाँ पर बुलाया, उसके लिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भाई अभिजीत जी, हमारे क्वाट वाले भाई, सनिया भाई और बहुत सारे भाई, मैं सबके नाम उतना नहीं जानता, लेकिन जिन भाइयों के नाम जानता हूँ आप सबको धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग ये जो डैम वाला मामला है और हमारे इलाके का पानी एकत्र करके दूसरे इलाके में ले जाने का मामला है, उसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन मैं उसके बारे में जितना समझ पाया हूं, अभी मैं एग्जैक्ट 50 साल का हूं, अभी 50वां साल मेरा चल रहा है। तो मेरा जो अध्ययन है उसके आधार पर मैं ये कहता हूँ, मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, और इस मानने विश्वास करने के पीछे बहुत सारे तर्क हैं। तापी डैम बनाया उकाई, उससे हमारे आदिवासियों के आदि अनादि काल से रहने के पुरातात्विक प्रमाण थे, वो डुबाए। इस तरीके से सरदार सरोवर डैम बनाया, उसमें भी हमारे पूर्वजों के आदि अनादि काल से रहने के जो पुरातात्विक प्रमाण थे वो डुबाए। इसी तरीके से कडाना डैम बनाया माही नदी पर हमारे इलाके में, उस इलाके में भी हमारे पुरातात्विक अवशेष थे आदिवासियों के आदि अनादि काल से रहने के, वो डुबाए। इसी तरीके से साबरमती नदी के इलाके में धरोई डैम बनाया और वहां पर आज आपको बताऊंगा, एक व्यक्ति भगवान लाल पटेल नाम के व्यक्ति ने
इस पर रिसर्च पेपर लिखा और उसमें यह साबित किया गया है कि 70,000 साल पहले 70,000 साल पहले आदिवासी लोग जो रहते थे, जिस तरीके के मकान बनाते थे, ऐसे अवशेष 125 मिले। ये पुरातत्वविद ने लिखा है। उस इलाके की बात कर रहा हूं, साबरमती नदी का, जहां धरोई डैम बनाया। और उसने ये भी लिखा है कि वो निकट भविष्य, दूर निकट भूतकाल में जो ग्रासिया कड़वी, आपका डूंगरी ग्रासिया भील है, वो जो जिस तरीके का घर बनाते हैं, वैसे ही घर 70,000 साल पुराने मिले। ये उसने लिखा है। और उससे भी यह बात प्रमाणित होता है कि साबरमती नदी इलाके में हमारा जो पुरातात्विक अवशेष थे वो डुबाए। आज की तारीख में कोटड़ा, आज आपका तोरणमाल से लगा करके आपका देव मोगरा से तोरणमाल का जो बेल्ट, में जितना समझ पाया, देखा है लेकिन पूरा देखा नहीं है। जिस तरीके से हमारा गुजरात में विजयनगर से लगा करके हमारा राजस्थान में कुंभलगढ़ तक का इलाका है, वैसा इलाका देव मोगरा से लगा करके तोरणमाल तक का है सेम। और हमारे इलाके में राजस्थान में आदिवासियों की सबसे ज्यादा समृद्ध संस्कृति कहीं रहती है, कहीं निवास करने वाले लोगों के बीच में है, तो वो राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर इलाका, जहां पर ये धरोई डैम बनाया, उसी इलाके में कोटड़ा, थलासिया और विजयनगर, ये जो ब्लॉक है, तालुका है, वहां का इलाका है। और वहां पर भी 3 डैम बना रहे हैं, 3, और वो पानी ले जा रहे मारवाड़ में। और मारवाड़ के इलाके में पानी ले जाने के लिए हमारा बहुत बड़ा इलाका डुबाया जा रहा है। तो पहले ये 4 डैम बड़े बात करें, और बहुत सारी बातें, लेकिन ये 4 डैम की बात करें तो हमारे लोगों का बहुत सारा जमीन, खेती बाड़ी का जमीन, हमारी संस्कृति से जुड़े इलाके, हमारे देवथानक, हमारे पूर्वजों के पूजा स्थल, हमारी संस्कृति से जुड़े बहुत सारे इलाके उन लोगों ने डुबा दिए। और आज का तारीख में हमारे राजस्थान में जो ये जो 3-4 डैम बनाने का है, और उसका पानी भी टनल बना करके, टनल बना करके, अर्थात टनल का मतलब होता है बोगदा, है ना, क्या बोलते बोगदा बना करके पूरे मारवाड़ इलाके में ले जाने का है। और आपके इलाके में भी वैसी परिस्थितियां हैं। ये जो खड़की, लेगड़ा, वेलखेड़ी, मोजरा, राजबर्डी, सेलकुई और जलोला, ये जो 7 डैम बनाने का है, और 7 डैम बनाने के बाद में इसमें करीब सभी जगह से टनल है, बोगदा है, और वहां से पूरा सातपुड़ा से नीचे से क्रॉस करके पानी तलोदा के इलाके में ले जाया जा रहा है सर। और वहां ले जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसको फायदा होगा? मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? यहाँ 7 डैम बना करके पानी तलोदा इलाके में ले जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? पूंजीवादी लोग, यानी पूंजीपति, कॉर्पोरेट्स को। और समाज की दृष्टि से देखें तो कौन से समाज को ज्यादा फायदा होगा? गैर आदिवासी। गैर आदिवासी में भी कौन? उदाहरण बताओ एकाध समाज का, ज्यादा कौन सा समाज? पाटिल, गुर्जर पाटीदार,
पाटिल है ना। अब ये सरदार सरोवर डैम बनाया, उसका पानी सबसे ज्यादा कौन पी रहा है? वही गुजर और पाटिल है ना, उधर पाटीदार बोलते हैं। कच्छ इलाके में है ना, गुजरात के इलाके में। और हमारा जो इलाका डुबाया कडाना डैम बना करके, और आपका धरोई डैम साबरमती, उसका भी पानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है? वो ही लोग, पाटीदार समाज का भी सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा। अब सवाल पैदा होता है कि एक समाज की लाखों पीढ़ियां जिस इलाके में गुजरी, लाखों पीढ़ियां जिस इलाके में रह रही है, उस समाज को बर्बाद करना, और एक ऐसा समाज जिसके पास समतल जमीन है, सत्ता भी उसके पास है, पैसा भी उसके पास है, उस समाज को फिर फायदा देना, बार बार फायदा देना। एक बार फायदा देने का मतलब समझ में आता है, बार बार फायदा देना, और एक समाज को बार बार बर्बाद करना, बार बार बर्बाद करना। इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, तो उस षड्यंत्र के कारण क्या है, क्या कारण है, उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। बुखार आता है, मलेरिया होता है, तो उसका भी कारण होता है। क्या कारण होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का आपका विषाणु होता है, वो हमारे शरीर में जाते ही मलेरिया होता है। और वो किसके पेट में पलता है? मादा एनोफिलिस, मच्छर के पेट में, ठीक है। और हमारे शरीर में आने के बाद हमको मलेरिया होता है। अब मलेरिया को दूर करना है तो मादा एनोफिलिस को रोकना होगा, मच्छरों को रोकना होगा, दवाई भी करना होगा। यही तरीका, दूसरा कोई तरीका बचता नहीं है। हमारे उधर हमारे भील लोग क्या करते थे, मैं भील हूं, भील लोग क्या करते थे, बुखार आ जाता था तो घास होती है ना, कांटे वाली घास, छोटे छोटे कांटे होते हैं, अभी अभी पकी है, अब पक गई है, वो जंगल में मिलता है, उसमें जा करके यूं लोटपोट होते थे, इसमें यूं क्या रगड़ा जाना, यूं उल्टा पुल्टा, इससे लोटपोट हो जाते थे तो बुखार मिट जाता था। ये अपने लोगों का, उनका आइडिया था। अब इससे कैसे मिटता था, क्या था, वो ही जाने, लेकिन हमारे पूर्वज बताते। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे लोग अनपढ़ थे? देश आजाद होने से पहले अनपढ़ थे, लेकिन 500 साल, 1000 साल पहले हमारे लोग अनपढ़ थे? नहीं थे। बहुत गंभीर बात समझना, 500 साल, 1000 साल पहले हमारे पूर्वज अनपढ़ नहीं थे। इन मूर्खों ने क्या समझाया? अनपढ़ थे आदि अनादि काल से। हमारे पूर्वज 500 साल पहले राजा थे। हमारा जिस तरीके से जड़गांव का इलाके में 80% से ज्यादा आदिवासी रहता है, इसी तरीके से हमारा कुशलगढ़ में 85% आदिवासी, 85%। उस इलाके में आज से 500 साल पहले हमारा राजा था, आज से 500 साल। हमारे इलाके में आज से 700 साल पहले हमारा राजा था, हमारे इलाके में। ये जो आपका छोटा उदयपुर, ये देवगढ़ बारिया, इस इलाके में आज से 500 साल पहले हमारे राजा थे।
जब हमारे पूर्वज राजा थे तो क्या वे अनपढ़ थे? ये सवाल समझना पड़ेगा। ये मैं पढ़े लिखे लोगों को कहना चाह रहा हूं, और पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं अक्सर शब्द इस्तेमाल करता हूं, लिखा पढ़े। जो लिखा वो पढ़ा। अब सवाल है भंवर जी, आपने ये दो बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे थे, आपके पास प्रमाण क्या है? इधर माँ को क्या बोलते हैं? आई। आई बोलते हैं ना, जो भी है ना, आई भी तो बोलते होंगे, मराठी शब्द है, मराठी है ना, ओके। जो भी, गुजरात में भी आई शब्द इस्तेमाल होता है, हमारे इलाके में भी होता है। अब ये शब्द क्या हिंदी भाषा का है? आई नहीं है। संस्कृत भाषा में क्या नहीं है? संस्कृत में मात्र शब्द होता है, मात्र, माँ के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि हमारी बोली मैच ही नहीं कर रही है। वो लोग आज सत्ता में बैठे हुए, हमारी बोली मैच नहीं करती, हमारी संस्कृति मैच नहीं करती, वो लोग सत्ता में बैठे हुए। जो संस्कृत भाषा के जितने भी साहित्य, चाहे पुराण ले लो, चाहे आपका रामायण महाभारत ले लो, चाहे आपका उपनिषद ले लो, आरण्यक ले लो, वेद ले लो, सभी संस्कृत भाषा में। इन सभी संस्कृत भाषा में तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में कोई उल्लेख नहीं। तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर 10,000 स्टूडेंट, 10,000 विद्यार्थी एक जगह पढ़ते थे। आवासीय विद्यालय था। 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। 2000 दूसरे देशों के लोग आकर के पढ़ते थे। दूसरे देशों के, उसके बारे में किसी भी किताब में संस्कृत भाषा का उल्लेख नहीं है। जबकि वो मिला, उसका प्रमाण है, भवन मिल गया। कम से कम 27 विश्वविद्यालयों का प्रमाण मिला है। उसके बारे में पुराण में कोई उल्लेख नहीं है, रामायण महाभारत में कोई उल्लेख नहीं है, आरण्यक में कोई उल्लेख नहीं है, उपनिषद में कोई उल्लेख नहीं है, वेदास में कोई उल्लेख नहीं है। आप गंभीरता से समझेंगे। उस जमाने की बात करें, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि ईस्वी सन के आसपास हमारे देश में 37% ग्रोथ रेट थी। अर्थव्यवस्था 37%। आज कितनी है? 5 से 6 के बीच में चल रही है, 5 से 6। उस समय 37% हमारे देश का इकोनॉमी था, और दुनिया के दूसरे देशों से लोग हमारे इलाके में पढ़ने के लिए आते थे। सोच सकते हो हमारे लोग उस जमाने में कितने सुसमृद्ध होंगे। और मैंने आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम में एक बार सुना था कि सातपुड़ा के इलाके में लोगों के पास बहुत संपत्ति है, चांदी तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में चांदी है उनके पास, अन्न भी है। जब आज इतना है तो उस जमाने में हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे, तब कितना होगा? सोच सकते हो। इतना धन धान्य से परिपूर्ण समृद्ध हमारी संस्कृति सभ्यता हुआ करती थी, हमारा इतिहास था।
हमको क्रमशः पीछे धकेलते 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 आज ये हालत हो गई है जो अजय भाई ने कहा कि हमारे इलाके की बेटियां दूसरे इलाके में लोग शादी करके ले जाते हैं और आने वाले समय में कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। हमारे इलाके के रिसर्च के आधार पर कहता हूं कि जो हमारी पाले हुआ करती थी, पाल किसको कहते हैं, जैसा मैं रास्ते में हमारे नाव में आ रहे थे ऑफिसर से तो भाइयों ने बताया, उसके आधार पे बताता हूं मैं। क्या नाम था भाई? कांति भाई ना, कांति भाई वो बता रहे थे सरपंच साहब ने। वो मथवाड़ में कितना विलेजेज है? 12। ये हमारे वहां 12 छोटे छोटे गांवों का एक यूनिट होता है, उसको पाल कहते हैं। मैं भी पाल भी आ गया। हमारे डूंगरपुर में 17 पाले हैं, डूंगरपुर जिले में 12 छोटे छोटे इलाके, 12 यानी कम से कम एक पाले के अंदर 200 घर, 200 घरों का 12 विलेज, उसका एक यूनिट बनता है, उसको पाल कहते हैं। ये इस इलाके में भी है। यह आदिवासियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था का हिस्सा है। इसको रिपब्लिक कहते हैं। रिपब्लिक से आगे आपका गणसंघ, गण से आगे गणसंघ होगा, गणसंघ से आगे गणतंत्र, गणतंत्र से आगे गणराज्य और गणराज्य से आगे गणराष्ट्र। और भीलों के, आदिवासियों के गणराष्ट्र को ही हम लोग, आपका गणराज्य को ही हम लोग आज की तारीख में भील प्रदेश बोलते हैं। यह हमारा पूर्वजों का आदि अनादि काल से हमारा रहवास भूमि है। हमारे पूर्वज इसी इलाके में पैदा हुए, इसी मिट्टी में पले बड़े, न तो कहीं बाहर से आए हैं न कहीं बाहर गए हैं। तो यह हमारे पूर्वजों की आदि अनादि काल की मिट्टी है। यहां से हमको उखाड़ा जा रहा है ये डैम बना करके, और जो लोग हमको उखाड़ रहे, डैम बना करके हमको विस्थापित कर रहे। तापी डैम बनाया, उकाई डैम बनाया, आज तक विस्थापित लोगों को कोई पूरा लाभ नहीं मिला। सरदार सरोवर डैम बनाया, आज तक आदिवासी विस्थापितों को कोई पूरा लाभ नहीं मिला। कडाना का भी हमारे इलाके में कोई लाभ नहीं मिला आदिवासियों को। तरोई डैम साबरमती पर बनाया, आज तक हमारे लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। जो लाभ मिला वो दूसरों को मिला। आज सरदार सरोवर का पानी पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गया, लेकिन छोटा उदयपुर नर्मदा के गांवों में नहीं गया। गया दाहोद नहीं गया, अलीराजपुर के इलाके में नहीं गया, बड़वानी के इलाके में नहीं गया, नंदुरबार के इलाके में नहीं गया, बांसवाड़ा झाबुआ के इलाके में नहीं गया। जबकि पावागढ़ के पास में पंपिंग स्टेशन करके पावागढ़ पर पानी चढ़ा दिया जाए तो ग्रेविटी से पानी झाबुआ चला जाएगा, ग्रेविटी से पानी हमारा डूंगरपुर चला जाएगा, ग्रेविटी से पानी अरवली जिले में पहुंच जाएगा, दाहोद चला जाएगा। ये वो लोग नहीं करेंगे। हमारे समाज का अंतहीन बर्बादी है। जो लोग राजा थे वो प्रजा हो गए, और जो लोग हमारे इलाके में शरण लेने आए थे वो राजा हो गए। तो अब सवाल पैदा होता है आगे करना क्या। थोड़ा सा अब एक और सवाल है आप लोगों से कि देश आजाद होने के बाद हम ज्यादा लाचार हुए हैं, विवश हुए हैं, कमजोर हुए हैं कि देश आजाद होने से पहले हम लाचार थे? देश आजाद होने के बाद लाचार है। बात तो बराबर है ना? बाद में, और यदि आपके इलाके में कोई भी काम हुआ होगा उस पर आपके जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर होगा। कोई
भी जनप्रतिनिधि, चाहे सरपंच होगा, चाहे तालुका पंचायत वाला होगा, चाहे जिला पंचायत वाला होगा, चाहे आपका एमएलए होगा, चाहे एमपी होगा, उसकी सहमति जरूर लिया होगा, उसका हस्ताक्षर लिया होगा। भले उसकी मजबूरी होगा, लेकिन साइन जरूर लिया होगा, जरूर लिया होगा। तो आपने मत किसको दिया था? किसको दिया था? आमदार, खासदार, जो भी। मत का मतलब क्या होता है? इच्छा। मत इच्छा। मेरी इच्छा आपको दान की, मेरी इच्छा आपको दान की, ये है मतदान। मताधिकार था, हमारे लोगों ने मतदान बना दिया। क्या था वो? मताधिकार था। ये राजा बनाने का अधिकार था, हमने दलाल बना दिए। किसके दलाल? हमारी बर्बादी का दलाल। आज हमारे इलाके में कोई भी डैम बनता है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, सरपंच साइन करता है, तालुका पंचायत वाला साइन करता है, जिला पंचायत वाला साइन करता है, एमएलए साइन करता है, एमपी साइन करता है। उसको मत दिया हमने। मत का मतलब इच्छा। हमारी इच्छाएं कहां केंद्रित हुई? एमएलए में। और एमएलए ने साइन किया और उनको ले दिया कि यहां डैम बनाओ। तो हमारी इच्छा किसको चली गई? उस एमएलए में। और सारी इच्छा एमएलए से कहां चली गई? गैर आदिवासी के पास है, जिसके पास सत्ता है। तो हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी किसने मारी? हमने मारी। हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी हमने मारी। हमने हमारी इच्छा दान किया कि हमारे को डुबाओ, हमारे पहाड़ बर्बाद करो, हमारे जंगल बर्बाद करो, हमको जमीन से उखाड़ फेंको। उसके लिए हमने इच्छा दिया, इसके लिए इच्छा दान किया। ये दोषी है लोग। मैं कहना चाहता हूं, मेरे से आगे वाले सभी संगठनकर्ता दोषी हैं आदिवासियों की बर्बादी के। सभी नेता दोषी हैं आदिवासियों की बर्बादी के। और ये लोग भी बर्बादी के दोषी नहीं है। हम लोगों ने विकल्प नहीं दिया कि हमारे समाज का सत्ता में भागीदारी कैसे होगा, हमारा एमपी एमएलए किस तरीके से सिलेक्शन होगा, इसका हमने आज तक रोड मैप नहीं बनाया। क्या बनाया? नहीं बनाया। आज तक हम लोगों ने हमारे समाज की बर्बादी पर हस्ताक्षर करे, आंसू मारे। हमने आज तक हमारे समाज को किस तरीके से आजाद किया जाए, किस तरीके से आजाद रखा जाए, आज तक नहीं सोचा हम लोगों ने। मैं नौकरी में रहते हुए नौकरी दांव पे लगा करके 2011 से बीमार हूं मैं। ये बीमारी मेरे को 2011 से। बाप की अकेली संतान हूं मैं, 5 बहनें मेरी। सब कुछ दांव लगा पकड़ के हमने हमारे इलाके में नए तरीके से संगठन खड़ा किया। उसका कोई अध्यक्ष नहीं है। आदिवासी परिवार के नाम पर सभी लोग डरते हैं। आदिवासी परिवार का कोई न अध्यक्ष मिले, न संयोजक मिले, न महासचिव मिले, कुछ नहीं। टाइटल होता आदिवासी परिवार।
ऐसा संगठन बनाया। और हम यहाँ मंच पर कभी बैठता ही नहीं है, क्या बोलने आते हैं, हम नीचे बैठते हैं, ऊपर कभी नहीं बैठते, नीचे बैठते हैं जनता के साथ। और जनता को पावर दिया, पब्लिक को पावर दिया कि आपका जनप्रतिनिधि कौन होगा, आप तय करो। इजाजम पर तय होना चाहिए और तय होने के बाद आगे बढ़ाओ। जिला वाला साइन करेगा, प्रदेश वाला साइन करेगा और वही मैंडेट राष्ट्रीय अध्यक्ष साइन करके आपको देगा। 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है, कहीं जीव-जूरी के लिए जाने की जरूरत नहीं। इस तरीके का फार्मूला बनाया और अभी अभी इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन के बाद में रिजल्ट आने के बाद ये पहला प्रोग्राम है। 4 जीत गए, कोई पैसा ज्यादा खर्च नहीं हुआ, 4 जीत गए, करोड़पति हार गए, बड़े बड़े ओहदेदार हार गए और 4 सेकंड दूसरे नंबर पे और भारत तीसरे नंबर पे। भारत देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। टीवी वाले बोल रहे हैं 3 महीने पहले पार्टी आई, 4 जीत गए, 3 महीना पहले। ये काम हम लोगों ने बहुत पहले किया होता तो आज हमारे समाज की नौबत नहीं आती। हमारी इच्छा का, हमारे मत का, हम क्या चाहते हैं, हमारे निर्णय का सम्मान विधानमंडल में होना चाहिए था। हमारी क्या इच्छा है उसका सम्मान विधानसभा में होना चाहिए था, लोकसभा में होना चाहिए था। वहां किसकी इच्छा का सम्मान होता है? जो लोग हमारी बर्बादी करना चाहते हैं उनका सम्मान होता है। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सिलेक्शन का पावर आपके हाथ में जब तक नहीं रहेगा और बर्बादी जारी रहेगी। सिलेक्शन का पावर आपको होना चाहिए, इलेक्शन का पावर भी आपको होना चाहिए। सिलेक्शन और इलेक्शन दोनों आपके हाथ में होना चाहिए। जैसे ये कौन सा विधानसभा है? अकलकुआ विधानसभा का एमएलए कौन होगा, उसके लिए नंदुरबार वालों को कोई पूछने की जरूरत नहीं, जबकि जिला नंदुरबार ही। अकलकुआ वाले तय कर दिया X आदमी को, तो जिला वाला साइन करेगा नंदुरबार में, तो वो बदल नहीं सकता इस आदमी का जिसका सिलेक्शन हुआ। अकलकुआ विधानसभा का कोई आदमी सेलेक्ट किया आप लोगों ने, उसको नंदुरबार जिला अध्यक्ष है, वो उसको बदल नहीं सकता। इससे ऊपर होगा प्रदेश अध्यक्ष, वो उसको बदल नहीं सकता। उससे ऊपर होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बदल नहीं सकता। तो अक्कलकुआ वालों को टिकट किसने दी? किसने दी? अक्कलकुआ वालों ने। अक्कलकुआ वालों को टिकट दिया अक्कलकुआ वालों ने, और वोट भी अक्कलकुआ वाले करेंगे। तो फिर हमारे नेताओं को नागपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांधीनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोपाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा नेता हमारे बीच में रहेगा और हमारी बातें सुनेगा, और जो हमारी बातें वहां जाकर के बोलेगा, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं है। टिकट का डर खत्म हो गया। जिस दिन टिकट का डर खत्म हो गया उस दिन के बाद आपके नेता बोलेंगे। ये है बड़ा फार्मूला हमने विकसित किया है। यदि उस फार्मूले पर हम काम करते हैं, मैं गारंटी देता हूं
ये जो डैम है वो सब रुक जाएंगे, गारंटी है, सब रुक जाएंगे। कैसे रुकेंगे? आप मोर्चा निकालोगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों का मोर्चा निकालोगे, तो वो क्या करेंगे? आपका जो लीडर होगा उसको प्रेशर करेंगे, या आपसे कोई गलती करवाएंगे, या आपके बीच में उनके लोग घुसेड़ करके कोई उपद्रव करा देंगे, कुछ गलत करवा देंगे, फिर आपके ऊपर झूठे केस लगा देंगे। आपका जो लीडर होगा उसको केसों में फंसा देंगे, और फिर क्या है कि उसके साथ समझौता कर लेंगे, पैसा दे देंगे लोगों को, प्रमुख लीडरों को, और तो और ना सही ऐसे देशद्रोह जैसे आरोप लगा करके बड़े बड़े केस ठोक देंगे, और कुछ नहीं मिला तो कह देंगे नक्सलवादी है। ऐसा कह करके हमारे लोगों में विभाजन करा देंगे। आप लोग 5 लाख का भी रैली करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और राजनीतिक संगठन के माध्यम से 100 लोग भी बोलेंगे तो भी असर पड़ेगा। क्यों? वो लोग राजनीतिक संगठन से डरते हैं, सामाजिक संगठन से नहीं डरते। कितने लोगों की रैली हुई उससे नहीं डरते, वो राजनीतिक संगठन से डरते हैं। इस वजह से हम लोगों ने हमारे कर्मचारियों का संगठन रजिस्टर्ड है, हमारे विद्यार्थियों का संगठन अब बना हुआ है, हमारे आपका स्ट्रगल करने के लिए फिर प्रदेश मुक्ति मोर्चा बना हुआ है, उसके राष्ट्रीय संयोजक अभी यहाँ का दिनेश का आ गया, यहाँ कहीं है हमारा, ये रख राष्ट्रीय संयोजक अभी वर्तमान में ये। युवा मोर्चा भी बनाया है, महिला मोर्चा भी है, और राजनीतिक संगठन भी रजिस्टर्ड हो गया, कर्मचारियों का संगठन भी रजिस्टर्ड। अब हमको किसी की कोई जरूरत नहीं। आज की तारीख में रजिस्टर्ड 10.5 लाख वोट हमको मिले, 10.5 लाख, और ये 10.5 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हो गए तो हमारे पूर्वज एक गीत गाते हैं, दिल्ली मारी गादी है, हमारा भजन है, दिल्ली मारी गादी। अनपढ़ लोग कहते थे, दिल्ली मारी गादी का मतलब समझते हो? दिल्ली का राज सिंहासन हमारा है, और इसमें धड़गांव से लगा करके उदयपुर तक हो गया तो कितना लाख होगा? धड़गांव छोड़ दो, पालघर से अजमेर तक के आदिवासी एक हो गए तो दिल्ली में क्या होगा? है? आप लोगों का राज कायम हो जाएगा, आप लोगों का पुनः राज कायम होगा, और आप लोगों का राज कायम हो गया, कलम आपके पास रहेगी, और कलम आपके पास रहेगी तो कहां डैम बनेगा न कौन, कहां डैम नहीं बनाना है, तय कौन करेगा? आप तय करोगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो मेमोरेंडम पास किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 13 सितंबर वाला, उसमें भी निर्णय लेने का पावर हमको है। संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची के अंदर निर्णय लेने का पावर हमको है, 6वीं अनुसूची में भी हमको पावर है, आर्टिकल 13(3) में पावर हमको है। सभी कायदे हमारे हित में बने, लेकिन कायदों का पालन करने वाले लोग दूसरों के इशारे से चलते हैं, इतना एक ही कमी है। और हम क्या करते हैं? जैसा हमारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जैसे कार्यक्रम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उन्हीं लोगों को मालाएं पहनाते हैं। किसको? जो हमारे जल जंगल जमीन छीनने के लिए हस्ताक्षर करते हैं। करते कि नहीं करते? और हमने ठुकाई करना शुरू किया तो आप लोगों ने ही हमको रोका था, राजपीपला में भी रोका था, कई जगह हमको रोका, लेकिन चूंकि हमारे इलाके में बोलते थे तो आजकल हमारे माप जी महाराज बेणेश्वर में
माप जी महाराज थे वो कहते थे उस जमाने आज से 500 साल पहले कि वायरे वाते थाए એટલે हवा से हवा में बात होगी। आज हो रही है ना हवा से हवा में बात। इंटरनेट हवा से हवा में, इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश में फैल गया। हम जो बोलते हैं आज हमारा संगठन का विस्तार पूरे देश में हो रहा है और जो हम सच बोलते हैं वो बात धीरे धीरे सभी लोगों को समझ में आ रहा है। आज की तारीख में एससी लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओबीसी के लोग जुड़ रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग भी जुड़ रहे हैं, यहाँ तक कि सवर्ण समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जोड़ते नहीं। क्यों नहीं जोड़ते? वो तोड़ना ज्यादा जानते हैं, जोड़ना कम जाता है। आपके आसपास जितने भी लोग होंगे आदिवासी के बारे में जितना भी ख्याल रखते हैं, वो जब आदिवासी की बात आएगी तब थोड़ा विचार में पड़ जाते हैं। आदिवासी हित की बात आती है। आदिवासी को सभी लोग अपने पाले में चाहते हैं, अपने संगठन में चाहते हैं, लेकिन आदिवासी हित की बात आती है तब सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कितना देना है। जिसके हाथ में पावर होता है, जिसके हाथ में अनाज होता है, जिसके हाथ में पैसे का पावर होता है, जिसके हाथ में सत्ता होती है, वो कितना देना है ये तय करता है। और हम एक पौवा खंबा आया समझ में नहीं है? आपके क्या बोलते हैं हम नहीं जानते। बाटली है 100 रुपया एक चद्दर में करोड़ों रुपये की संपत्ति। मैं तो कहता हूं अनमोल संपत्ति मत, आपकी इच्छा एक बोतल में दान कर देते हो, यह कितना गंभीर बात है। और वो खरबों का मोल का कीमत हमारी इच्छा का दान दारू पी करके हम कर देते हैं। इसका हमने तोड़ निकाला, लोगों को समझाया। क्या समझाया? जितना पैसा देवे ले लो, जितना दारू देवे ले लो, जितना कपड़ा देवे ले लो, वोट नहीं देने का। जो देवे हमारा ही तो है, वो कहां से लाए? हमारा ही तो पैसा है, हमारे रेवेन्यू का पैसा है ना, हमारा पैसा है, वही हमको दे रहे, ले लो, वोट मत दो। और आजकल तो ईवीएम आ गया है, लोकतंत्र पर खतरा पैदा हो गया, संविधान पर खतरा पैदा हो गया। लोग कहेंगे यार ईवीएम में हेरा फेरी नहीं हो सकती। अभी पिछले दिनों, पिछले महीने ही चंद्रमा पर यान गया। कौन गया था उसके साथ में? एक आध कोई इंजीनियर गया था क्या? इंसान गया था क्या? कैसे गया वो? है? टेक्नोलॉजी से यहां से चंद्रमा पर गया और वहां उतरा सफलतापूर्वक। राइट? तो टेक्नोलॉजी से ये काम नहीं हो सकता। फिर कहोगे यार क्या प्रमाण है? सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ईवीएम से संभव नहीं है। और जो ईवीएम बनाने वाले लोग हैं वो तो ईवीएम से चुनाव कराते भी। तो हम आदिवासियों को क्या करना चाहिए आने वाले समय? एक, सच बोलने वाले लोगों की पहचान करना होगा। नंबर 1, हमारे समाज के बारे में सच बोलने वाले लोगों को आइडेंटिफाइड करना होगा और उनके नेतृत्व में काम करना होगा। नंबर 1। दूसरी बात, पाखंड
अंधविश्वास छोड़ना होगा। और तीसरी बात, हमारे समाज ने जिस आदमी का चयन किया है उसी को वोट देना होगा। हमारे समाज ने जिस आदमी का चयन किया है उसी को वोट देना होगा। और चौथी बात, ईवीएम का विरोध करना होगा। ये 4 चीजें यदि आप करते हैं उसी दिन से आपकी आजादी शुरू हो जाएगी। शारीरिक रूप से आजाद हो आप, लेकिन राजनीतिक रूप से आजाद नहीं हो, मानसिक रूप से आप आजाद नहीं हो। यहां तक कि आर्थिक गुलामी भी विकसित हो रही है, भौगोलिक गुलामी भी विकसित हो रही है। एक एरिया से दूसरे एरिया जाने के लिए टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स। 2008 में मैं शाहदा आया था, आपका क्या नाम है, भीम सिंह भाई, उनके घर, वहां से जाते हुए ये क्या नाम है, बॉर्डर वाला खेतिया से बस में बिठाया मेरे को और कुक्सी में जाते रात हो गई। हमारे उधर तो रात को भी गाड़ियां चलती है। तो कुक्सी में मैंने बस स्टैंड पर जाके पूछा, 8 बज गया था रात की, तो जब हुआ जाने के लिए कोई बस मिलेगा? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा बड़ौदा जाने का? नहीं। मैंने कहा क्यों? तो ये रास्ता ब्लॉक कर देते, रात को नहीं जा सकते। ब्लॉक क्यों ब्लॉक करते? आदिवासी लोग जाने नहीं देते। ये क्या था? यही 5वीं अनुसूची थी। हमारे इलाके में हमारी इच्छा के अनुसार आपका आवागमन होगा। आज क्या हुआ? हमारी इच्छा के बगैर वो हमारे दिमाग में बैठे। घर का तो बात छोड़ो, अंधविश्वास पाखंड के नाम पर हमारे दिमाग में बैठे, घर में बैठे। इसलिए मेरे भाइयों, हमको मानसिक रूप से आजाद होना होगा, राजनीतिक रूप से आजाद होना होगा। और ये मुफ्त की जितनी भी योजनाएं हैं उनके लालच में हमारे जल, जंगल, जमीन, हमारे खनिज संपदा, हमारी धरती को बेचने से हमको बचना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा? मत का महत्व समझना पड़ेगा, मताधिकार का महत्व हमको समझना पड़ेगा। ये बातें हमको